Hello everyone, and the question is here: what is the result of skin effect? And second question is: what happens when alternating current passes through the conductor? तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम स्किन इफेक्ट क्या है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा फिनोमेना अराइज होता है जो किसकी वजह से, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज रेफर्ड टू एज स्किन इफेक्ट। ठीक है, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एक पूरे सरफेस पे कंडक्टर के अराइज होता है और उसी को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। स्किन इफेक्ट एक ऐसी टेंडेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है कंडक्टर पे। और कैसे कि करंट डेंसिटी जो है वो लार्जेस्ट हो जाती है नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और जैसे ही आप डेप्थ में जाते जाएंगे वो डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे फिनोमेना ज़्यादातर प्ले रोल नहीं करते हैं आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन वट विथ एन इंक्रीज इन इफेक्टिव लेंथ, जैसी जैसी लेंथ बढ़ती है स्किन इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज क्वाइट यूनिफॉर्म इन द केस ऑफ डीसी सिस्टम। ठीक है, पूरे डीसी सिस्टम में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का वो क्वाइट यूनिफॉर्म होता है, इसलिए स्किन इफेक्ट की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। बट ऑल्टरनेटिव करंट सिस्टम में यानी कि एसी सिस्टम में करंट टेंड्स टू फ्लो विथ हायर डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि स्किन ऑफ द कंडक्टर, लीविंग द कोर डिप्राइव्ड ऑफ द करंट। और जो आपका क्वेश्चन दिया था वो ए पॉइंट में दिया था कि इंक्रीज्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट रिड्यूस्ड इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए, आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट रिड्यूस्ड इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए, कुछ आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। तो कौन कौन से फैक्टर्स है और कौन कौन से फैक्टर्स नहीं है जो स्किन इफेक्ट को आपके इफेक्ट करते हो। तो ये कभी कभी आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी, डायमीटर, शेप ऑफ कंडक्टर और टाइप ऑफ मटेरियल। तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो स्किन इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। स्किन इफेक्ट, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपका स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, डायमीटर बढ़ेगा स्किन इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। स्किन इफेक्ट आपका सॉलिड कंडक्टर में ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिड कंडक्टर का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा। अब टाइप ऑफ द मटेरियल की बात करें तो स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीज इन द परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अगर परमिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है स्किन इफेक्ट का। देख सकते हैं कि जो कोर है यानी कि डेप्थ है वो लिटिल करंट कैरी कर रहा है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर आपको दर्शाया गया है, और जो मोस्टली सरफेस है कंडक्टर के वहां पे आपका करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ए जो डायग्राम है वो स्किन इफेक्ट को शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे हुए हैं, देख सकते हैं, लेट अस कंसीडर द कंडक्टर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। जब आप उसमें से एसी पास करते हैं कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट, ठीक है, जो कंसेंट्रिक सिलेंडर है उससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है, और at the center is greater than that linking another cylindrical element near the surface of the conductor। ठीक है, जिसकी वजह से जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट होता है वो सराउंडेड बाय बोथ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्लक्स, while द एक्सटर्नल सिलेंडर जो है आपका एलिमेंट इज सराउंडेड बाय द एक्सटर्नल फ्लक्स ओनली, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपके स्किन इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आप स्किन इफेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, द पोर्शन ऑफ करंट नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एज कंपेयर टू द कोर।
Next question is embedding. Embedding the damper winding in the pole faces serves which of the following purposes? ये जो क्वेश्चन है बेहद ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार पूछ लिया जाता है, कभी सिंपल लैंग्वेज में, कभी टफ लैंग्वेज में। ये आपको टफ सी लैंग्वेज दिख रही होगी, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्या होता है सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो देखिए, ये क्या करता है डैम्पर वाइंडिंग आपका, वो हंटिंग को एलिमिनेट करता है और एक एडिक्वेट स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हंटिंग क्या होता है? ठीक है, तो हंटिंग एक ऐसा फिनोमेना है that occurs in synchronous motor due to varying load और supply frequency। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज कर रहे हैं और लोड को आप बार बार चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हंटिंग का फिनोमेना अकर होता है इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब हंटिंग की वजह क्या क्या हो सकती हैं? तो देखिए, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड, सडन चेंज इन लोड, फॉल्ट अकरिंग इन द सिस्टम व्हेन सप्लाइड बाय द जनरेटर, सडन चेंज इन फील्ड करंट और साइक्लिक वेरिएशन ऑफ द लोड टॉर्क। देखिए, डैम्पर वाइंडिंग के दो फंक्शन हमने देख ही लिए। ठीक है, हंटिंग को प्रिवेंट करना, यानी कि जो ऑक्सीलेशंस आते हैं उनको डैम्प्ड आउट कर देना, और स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना, जो कि सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क भी कहलाता है। हंटिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, सिंक्रोनिज्म जो होती है, यानी कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है उस पर जब मोटर रोटेट करती है, उस कंडीशन को यह लूज कर देता है। ठीक है, सेकंड है आपका कि इस वेरिएशंस ऑफ द सप्लाई की वजह से आपका जो लैंप होता है वो फ्लिकरिंग करने लगता है। ठीक है, वोल्टेज अप और डाउन होने लगता है, लैंप जो है वो अच्छी तरह से जल नहीं पाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंट कंडीशन इंक्रीजेस। तो रेजोनेंस की कंडीशन अकर हो जाती है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉर्क component becomes equal to the transient oscillations of the synchronous machine, resonance may take places। ठीक है, large mechanical stresses may develop in the rotor shaft, the machine losses increases and the temperature of the machine rises। ये सारे के क्या है आपके हंटिंग के इफेक्ट्स हैं, और इनको दूर कैसे किया जाता है? तो मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग हंटिंग, देखिए, बाय डिजाइनिंग द मशीन विथ अ सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो आप जानते हैं P इक्वल्स टू EB अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा सिंक्रोनस मशीन के अंदर, तो हमें उस प्रकार से डिजाइन करना है जिससे कि हमारा सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट रहे। फ्लाई व्हील का यूज कर सकते हैं, और तीसरा डैम्पर वाइंडिंग। तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे तीनों पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, और ऑल ऑफ द अबव भी आपका पॉइंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑक्सीलेटर। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज एन ऑक्सीलेटर। ओके, तो हेयर ऑक्सीलेटर देखिए क्या होता है। एक ऑक्सीलेटर इज अ सर्किट which produces a continuous repeated alternating waveform without any input। ठीक है, बिना इनपुट के एक कंटिन्यूस रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म प्रोवाइड करता है। ऑक्सीलेटर बेसिकली क्या करता है? इट्स कन्वर्ट्स द यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम अ डीसी सोर्स इनटू एन alternating waveform which is of the desired frequency as desired by its circuit components। जो भी सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं से डिसाइड होता है। ठीक है, और ऑक्सीलेटर्स जो होता है वो बेसिकली कन्वर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो को डीसी सोर्स के ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म में। ठीक है, विथ द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, आपके ऑक्सीलेटर का। तो देखिए, नेगेटिव इफेक्ट आपका होता है, ठीक है, जो कि नहीं है। नेगेटिव फीडबैक से आपका क्या इफेक्ट पड़ता है? गेन को रिड्यूस करना, बैंडविड्थ से इंक्रीज होती है, डिस्टॉर्शन रिड्यूस होता है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस, हायर इनपुट इम्पीडेंस और लोअर आउटपुट इम्पीडेंस। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं आपके, इन्हीं से
बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्टेन हो गए, ठीक है? क्योंकि आपसे कई बार इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक के एमसीक्यू पूछे गए हैं। अब ऑक्सीलेटर्स जो भी होते हैं, ठीक है, ऑक्सीलेटर्स के डिफरेंट टाइप के ऑक्सीलेटर होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल, बेन ब्रिज, फेज शिफ्ट, हार्टली, कॉलपिट। तो इनसे आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज आपसे पूछी जाती है। तो ये देखिए, आपको ये तो रटना पड़ेगा या फिर याद करनी पड़ेगी इन फ्रीक्वेंसी की जो भी रेंज है, क्योंकि कई बार आपसे ये रेंज पूछी गई हैं, खासकर कि डीएमआरसी और एलएमआरसी जैसे पेपरों में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरो पावर फैक्टर मेथड फाइंड्स डैश ऑफ एन अल्टरनेटर। तो ये तो आप जानते हो कि जीरो पावर फैक्टर जो है आपका, वो वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करता है। इस क्वेश्चन को हम विस्तार रूप से भी देखेंगे, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन जैसी जैसी टॉपिक आएगा, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स लेते हुए जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे पोर्टियर ट्रायंगल मेथड की, क्योंकि जीरो पावर फैक्टर मेथड भी वो कहलाता है, ठीक है? तो देखिए, पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड क्या होता है? यह एक सेपरेशन है, एक मेथड जो है, इट्स डिपेंड ऑन द सेपरेशन ऑफ द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर और उसके इफेक्ट्स पे, ठीक है? इसका यूज हम करते हैं, इट इज यूज टू ऑब्टेन द लीकेज रिएक्टेंस एंड द फील्ड करंट इक्विवेलेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वोल्टेज रेगुलेशन की। फॉर कैलकुलेटिंग द रेगुलेशन इट रिक्वायर्स ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि इसका यूज हम लीकेज रिएक्टेंस और फील्ड करंट को फाइंड करने में भी करते हैं, जो कि सिमिलर होता है आर्मेचर रिएक्शन में, जो कि डीसी मशीन में होती है। यह मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ रेगुलेशन जब कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है आपकी जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है? ये आपका पोर्ट्रेट ट्रायंगल बनना है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द पोर्ट्रेट ट्रायंगल। तो कभी-कभी आपसे पोर्ट्रेट ट्रायंगल का साक्षात डायग्राम बना के पूछ लिया जाता है कि BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, FC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बुक जब आप पढ़ते हैं, तो बुक में सारी चीज़ें डिस्क्राइब रहती हैं कि कौन सा जो पॉइंट है, कौन सी एक्सिस है, वो किसको शो कर रही है, ठीक है? कौन सी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की आपकी कर्व है, कौन सा जीरो पावर फैक्टर का कर्व है। जीरो पावर फैक्टर का कर्व किस किस के बीच में बनता है, साथ ही साथ इसमें से जो डेल्टा DEF है, वो किस ट्रायंगल को दर्शाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जो डेल्टा ट्रायंगल DEF है, ठीक है, मैं यार रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये जो DEF है, तो आप इसको जानते होंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? और यही आपका क्या है, पोर्टियर ट्रायंगल। अब देखिए, और भी मेथड होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के, जैसे कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और आर्मेचर टर्न मेथड। तो वीडियो को पॉज करके आप इनके पॉइंट्स भी आसानी से पढ़ सकते हैं।